तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम लोग हाँ हाँ भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो होगा हम लोग को डिटेल में होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में 2 तरह का पढ़े होंगे, एक केमिकल चेंज और एक पढ़े होंगे फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जब कभी भी हो रहा था तो कोई रिएक्शंस हो रहा था तभी केमिकल चेंज हो रहा था। रिएक्शंस कहने का मतलब कि जैसे कि घर में मान लो कि चावल बनता है, तो चावल को तुम खौला देकर पानी डाल के उसमें क्या करते हैं, उसको हीट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, उसको फिर वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, वापस लाएंगे तो उस शेप में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आ जाएगा। और फिजिकल चेंज का मतलब जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ा है कि पानी को बर्फ़ बना दो, बर्फ़ को फिर वेपर बना दो। ठीक है, तो फिजिकल चेंज मतलब सच टाइप ऑफ चेंजेस विच कैन बी रिवर्स, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं उसको फिजिकल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ फिजिकल चेंज के बारे में नहीं पढ़ना था। जो केमिकल चेंज जो हो रहा था, तो केमिकल चेंज किसके वजह से हो रहा था, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा था। तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो चेंज हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हम लोग केमिकल चेंजेस बोल रहे थे। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, केमिकल चेंजेस बोल रहे थे। तो अब हम देखिए कि केमिकल चेंजेस होता क्या है। तो सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होता है ना, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। किस लिए होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। ठीक है, पहले हम 9th का एक ओवरव्यू देख रहे हैं। जैसे 9th में तुम पढ़ा हुआ कि मैग्नीशियम, तो ये क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो इसको जब लिखोगे तो 2 8 और 2 होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब कि ये +2 का वैलेंसी बनाएगा। इसी तरह से मान लो कि क्लोरीन था, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था, 17। तो इसका जब हम लोग लिखते हैं तो पता चलेगा 2 8 और 7। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम रहा है। यानी कि हम लोग पढ़े थे ये प्रीवियस क्लासेस में 9th स्टैंडर्ड में कि स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 1 कम हो रहा है, यानी कि इसका वैलेंसी क्या है, माइनस। तो इसके पास ज़्यादा है और इसके पास क्या है, कम है। तो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना कम है, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, और बना लेगा क्या, MgCl2। तो एक्चुअली ऐसे हम लोग नहीं पढ़े थे। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली पढ़े थे कि सबसे पहले Mg लिखेंगे और Cl लिखेंगे, और -1 इसका वैलेंसी है, इसका वैलेंसी +2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बना लेगा MgCl। अब वापस भी आपको लिखने आना चाहिए। अगर जब तक वापस नहीं लिखने आएगा तो हम लोग आगे चलेंगे तो इसी चैप्टर में एक हम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट पढ़ना है, वो समझ में नहीं आएगा। तो वापस अगर यहीं पे आप समझ लीजिए कि जब इसको हम वापस ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि Mg और इसका वैलेंसी इधर 2 है, मतलब इसका पहले से +2 रहा होगा। ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और Cl यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब -1 रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको वापस लिखने भी आना चाहिए। इसी तरह से MgO, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको वैलेंसी या तो ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, नहीं तो मैग्नीशियम का पता होना चाहिए। दोनों का नहीं पता रहेगा तब नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, 2 और 1 अपोजिट दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम वैलेंसी, इसलिए कैंसिल हो गया था। तो इस केस में आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो मान लो किसी बच्चे को ऑक्सीजन का पता रहेगा, तो ऑक्सीजन पे -2 होगा, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम पे क्या होगा, +2। और कोई बच्चे का मैग्नीशियम पे +2 याद रहेगा तो ऑक्सीजन पे -2 लिख देगा। ठीक है, यानी कि जब कभी भी ऐसा आ जाएगा तो दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली आप लोग प्रीवियस क्लास में सब लोग पढ़े हो तुम लोग। तो अब हम लोग सीधा सीधा आते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो नॉन रिएक्शंस है उसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। सबसे एक नॉन रिएक्शन है ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं। अब ये एक हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर है, उसको जाके देख लीजिएगा अगर आपको वैलेंसीज के बारे में नहीं पता होगा। अगर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन में हम अवेलेबल करवा देंगे। और उसको देखना ज़रूरी है सबसे पहले केमिस्ट्री समझने के लिए। तो मैग्नीशियम तो एज इट इज़ रहता है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, ये डाई मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन नहीं है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। तो इसका बेस अब यहाँ से आपका 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो ये बनाएगा क्या, MgO। ये क्या बनाएगा, MgO। लेकिन एक्चुअली इसके बैकग्राउंड में क्या क्या इवेंट हुआ ये समझिए। मान लो कि हमको ये पता नहीं होता कि
ओ बनता कि Mg2O बनता, क्या होता हमको नहीं पता होता। तो फिर से हम 9th वाले कंसेप्ट पे जाएंगे और देखेंगे अच्छा Mg का वैलेंसी क्या होता है +2, और यहाँ O2 का वैलेंसी नहीं होगा। जब कोई भी ऑक्सीजन रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन ऑक्सीजन बन के होता है, ठीक है, O2 से नहीं होता। रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा तो एक वो होगा, तो इसका वैलेंसी क्या होता है -2। तो सेम सेम है तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो जब कोई भी रिएक्शंस लिखना है तो डायरेक्टली आपको वैलेंसीज पे जाना है और वहाँ से लिख लेना है। तो ये समझ गए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए ये हम लोग का MgO प्रोडक्ट बन गया। तो अब हम लोग का जब MgO प्रोडक्ट बन गया तो अब देखिए हुआ क्या। तो रिएक्शन से पहले हमारे पास 2 सब्सटेंस था, सब्सटेंस बोलिए मैटर बोलिए, 9th अभी आप लोग पढ़ के हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है। और इसके बाद 2 मिला, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए रिएक्शन से पहले 2 अलग अलग था, जब रिएक्शन हुआ तो एक ही बन गया, तो ये कुछ चेंजेस हुआ। इसके बाद रिएक्शन से पहले क्या था, एक ये सॉलिड फॉर्म में था, ये कैसा फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था। ये रिएक्शन मिला तो एस के फॉर्म में बना, यानी कि एस का मतलब उसको राख बोलिए, ठीक है, सी नहीं होता, ASH होता है, एस मिला। अब यहाँ पे इसको जो राख होता है उसको एस बोलते हैं, यानी कि वो आप मान के चलिए डस्ट टाइप में मिला, कुछ रस्ट मिला, डस्ट मिला, समझिए ऐसा है ना, मट्टी जैसा होता है ना, धूल मिला, वो समझिए। तो इसमें सबसे पहला तो हमको एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि अच्छा स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड क्या हो रहा है, एस में बदल रहा है गैस में, यानी कि जो पहले था रिएक्शन से पहले था और जो रिएक्शन से बाद है वो दोनों का जो प्रॉपर्टीज होगा वो पूरा का पूरा इंटायरली डिफरेंट होगा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन से पहले होगा तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, रिएक्शन से बाद होगा, यानी कि रिएक्शन से जो पहले उसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, रिएक्शन से जो पहले उसका कुछ ना कुछ। तो अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तक देखे थे, अब हम लोग ये देख रहे थे कि बार बार जैसे कि इसको हम बोल रहे थे रिएक्शन से पहले हमारे पास कुछ था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके क्या बना था, MgO बना था। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि जो रिएक्शन से पहले होता है उसको क्या बोलते हैं और रिएक्शन से पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले हमारा तो यही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको कैसे क्या बोलेंगे ये आपको समझना है। तो हम लोग देखते हैं, तो देखो यहाँ पे, तो ये MG और प्लस रिएक्शन से पहले था, तो जो रिएक्शन से पहले होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन होने के बाद मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, ऐसा डेफिनेशन होगा, बस जो दिख रहा है उसको डिफाइन कर देना। रिएक्टेंट क्या होगा, द सब्सटेंस विच आर अवेलेबल बिफोर रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट। उस वो सब सब्सटेंस जो रिएक्शन से पहले अवेलेबल होता है इज नॉन एज रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच आर अवेलेबल बिफोर रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट, पहला डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन, द सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेशन इन रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट। वही ना, जो ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, बिफोर, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। प्रोडक्ट का मतलब द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, जो सब्सटेंस क्या होगा हमको ऑब्टेन होगा रिएक्शंस के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। कोई कन्फ्यूजन से यहाँ तक तो बोलो। तो रिएक्टेंट के बारे में हम लोग देख लिए, प्रोडक्ट के बारे में देख लिए। फिर हम लोग ये भी देखें कि जब रिएक्शंस हो रहा है तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो इंटायरली डिफरेंट है, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिएक्टेंट से पूरा का पूरा क्या है, अलग है। रिएक्टेंट का से क्या है, पूरा का पूरा अलग है। रिएक्टेंट का क्या प्रॉपर्टीज़ है, प्रोडक्ट का क्या प्रॉपर्टीज़ है, दोनों में मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं जिससे तुमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये भी गैसियस फॉर्म है, ये भी गैसियस फॉर्म में है ना। ये दोनों जब मिला तो मतलब क्या हुआ, H2O बना लिया, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, ठीक है। दूसरा देखो ये सोडियम, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, तुमको पता होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल है, प्लस क्लोरीन जो कि एक पॉइजनस गैस है ना। अब जब दोनों रिएक्ट बन गया तो NaCl बना लिया, जो हम लोग पानी में भी डालते हैं, खाते भी हैं, डेली यूज कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि रिएक्टेंट यानी कि उसके पहले उसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो बाद में जो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो इंटरली क्या होगा, डिफरेंट होगा, तुमको याद रखना है ना। यानी कि पहले वाला और बाद वाला में डिफरेंट होगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कुछ कुछ डिफिनेशन।
तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ डिफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग केमिकल रिएक्शंस का डिफिनेशन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग किसका डिफिनेशन देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस का। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बस इसी को इंग्लिश में डिफाइन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। बस ये न्यू प्रॉपर्टीज नहीं भी बोलोगे तब भी चलेगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन आर अ प्रोसेस या इज द प्रोसेस, आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट और सब्सटेंसेज आर रिएक्ट बिटवीन ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, तुम कैसे भी इसको इंग्लिश में सिर्फ क्या करना, ट्रांसलेट कर देना, बस हो गया, इसमें रट्टा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से दो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। बस हो गया। अब केमिकल रिएक्शंस क्या हुआ, तो केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट था, वो किस में बदल जा रहा, प्रोडक्ट में बदल रहा था। तो जो हमको पहले मिल रहा था उसको रिएक्टेंट बोल रहे थे, यानी कि द सब्सटेंस विच आर अवेलेबल बिफोर रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस विच आर अवेलेबल आफ्टर रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे मैग्नीशियम वाला ये जो कंटेंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तीन लेक्चर, तीन मतलब एक्टिविटी एक साथ देखेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है इमेज में, ये हम इसके बाद वाला लेक्चर में देखेंगे। तो बस यहाँ पे अब हम देखते हैं एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि तीनों हम लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई भी रिएक्शंस होता है तो ये 5 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। चेंज इन स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड सॉलिड में, यानी कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 स्टेट और पढ़े हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, जो कि यहाँ पे उसका कोई अभी डिस्कशन नहीं है। एनसीईआरटी 9th में भी कोई डिस्कशन नहीं होगा, ये आप देखे होंगे। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, पहला जब केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, यानी कि सॉलिड में भी लिक्विड और गैस में बदल सकता है। मतलब एक इंटरचेंजेस तीनों में से कोई भी बन सकता है। रिएक्शन से पहले कोई एक होगा, उसके बाद 2 कोई में भी बदल सकता है। अगर लिक्विड होगा तो सॉलिड गैस में बदल सकता है, गैस होगा तो लिक्विड सॉलिड में बदल सकता है। तो पहला जो हम लोग देखेंगे वो चेंज इन स्टेट का देखेंगे। पहला हम लोग किसका देखेंगे, चेंज इन स्टेट का देखेंगे। दूसरा चेंज इन कलर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो अब यहाँ पे देखिए, हम अगले लेक्चर में इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो अगले लेक्चर का कुछ प्रीव्यू दे रहे हैं, अगले लेक्चर में क्या क्या देखेंगे वो आप समझिए। तो अगले लेक्चर में एनसीईआरटी, सब लोग एनसीईआरटी से ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता है तो आपको पता है। तो एनसीईआरटी में 3 एक्टिविटी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। 3 एक्टिविटी में पहले एक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे चेंज इन स्टेट की। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 में चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये एक्टिविटी नंबर 3 में बात करेंगे हम लोग। और इवोल्यूशन ऑफ गैस और टेम्परेचर का एक्टिविटी नंबर हम लोग 2 में बात करेंगे। यानी कि 3 एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद आप लेक्चर 2 को देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।